लोगों को लग रहा होगा कि इस बार कुछ नहीं होगा। कई युवा सोचते हैं कि पेपर माफिया ऐसे पेपर लीक करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, रैलियों से कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है इस बार बहुत कुछ होगा, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। नवंबर और दिसंबर में चुनाव है और आप सब लोग ठान लोगे। जिस प्रकार हर रैली में युवा आक्रोश महारैली में बड़ी संख्या में आप लोग आ रहे हो और एक बड़ा मैसेज सरकार को दे रहे हो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ेंगे और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएंगे। साथियों, इस युवा तक कार्यक्रम में सबसे पहले मैं पेपर लीक को लेकर चर्चा करूंगा, गुजरात आंदोलन की मांगों को लेकर भी चर्चा करूंगा और विधानसभा घेराव जो 23 जनवरी को होने वाला उसको लेकर भी चर्चा करूंगा और बोर्ड की जो प्रयोगशाला सहायक है, आपकी लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, इनका परिणाम, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर भी और फर्स्ट ग्रेड तमाम भर्तियों को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं पेपर लीक जिसकी वजह से मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार अवसाद में दुखी और परेशान है। मैं भटक रहा हूं, जिले जिले जा रहा हूं, लोगों के बीच में जगाने की कोशिश कर रहा हूं और एक पैसे सरकार तक देने की कोशिश कर रहा हूं कि युवा कमजोर नहीं है, क्योंकि इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे। एक भी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया तो इन नेताओं का भविष्य लीक राजस्थान का युवा करेगा। आसान शब्दों में कहना आसान है कि हमने पेपर माफियों के उन दोषियों को हमने पकड़ लिया है और भर्ती हमने रद्द कर दी है। देखो, पेपर लीक होते हमने पकड़ लिया, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि 2 साल से वो युवा बेरोजगार तैयारी कर रहा था, कर्जा लेकर लाइब्रेरी में, कोचिंग में वो तैयारी कर रहा था। कई ऐसे युवा बेरोजगार होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन वो एग्जाम की वजह से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले उसकी प्राइवेट जॉब को छोड़ देते। ठीक है, मेरा भविष्य बन जाएगा, मैं जॉब को छोड़कर, और वो उस तैयारी में डूब जाता है, कोचिंग करता है कर्जा लेके या लाइब्रेरी में चला जाता है, पूरी मेहनत करता है, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब करता है उसे परिवार का लालन पोषण होता है, परिवार चलता है। लेकिन वो कुछ दिन परिवार को कहता है कि नहीं, थोड़े दिन हम परेशान हो लेंगे, मैं 6 महीने तैयारी करता हूं, मेरी नौकरी लग जाएगी तो परिवार के आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। पूरी मेहनत करता है। रीट लेवल 2 के हालात आपने देखे, सेकंड ग्रेड के देखे, और जब एग्जाम देने जाता है पेपर लीक। मैं उन नेताओं तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, जो 6 महीने जो नौकरी छोड़कर तैयारी कर रहा था, क्या दोबारा उसको वो 6 महीने मिल पाएंगे? क्या वो परिवार को ऐसे छोड़ पाएगा? कई लोगों के आर्थिक हालात गंभीर होते हैं। कई लोगों के आर्थिक हालात गंभीर होते हैं, लेकिन नेता कैसे समझेगा? परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात गंभीर होते हैं, मानसिक हालात भी बिगड़ जाते हैं युवा का कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, वो दोबारा से सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाता है। कैसे समझाऊं उन नेताओं को जो आसान शब्दों में कह देते हैं पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया, अपराधियों को पकड़ लिया। अवसर से मेरा युवा निकलता है, चलो ठीक है, भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा था, लेकिन मैं फिर से तैयारी करूंगा कि चलो माफिया पकड़े गए। जब न्यूज पेपर में ये देखते हैं कि 58 में से 41 लोग छूट गए, 95 में जो रीट में जो 95 लोग पकड़े गए थे, उसमें से भी 91 से ज्यादा लोग छूट गए। क्या कानून है ये? क्या तमाशा बना दिया? इसलिए साथियों, आप लोगों को जगाने के लिए मैं हर जिले में, हर तहसील में मैं भटक रहा हूं और आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब 24 तारीख को जो मैंने देखा वो हालात, वो दर्द देखा, जब मेरे सामने फोन करके कुछ भाई लोग, कुछ बहनें रो रही थी कि हम क्या करें, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर तैयारी कर रहे थे, हम घर से निकल के आए हैं। जब मैंने उनका दर्द देखा तो मैंने निश्चित किया कि हाँ, इस बार आज पार की लड़ाई होगी, मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। निकला 28 दिसंबर को जयपुर में पहला आंदोलन, 4 दिसंबर को चोमू में, 6 को नावा में, 11 तारीख को जोधपुर में, 13 को शाहपुरा में, 16 को कुचामन में, और आपने देखा होगा 19 तारीख को अलवर में, और अब फाइनली 23 तारीख को विधानसभा घेराव में, फिर 28 तारीख को विराटनगर और थानागाजी।
यानी कि हर जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहा हूं? कारण यही है कि ये यात्राओं से क्या, रैलियों से क्या पेपर लीक माफिया का खात्मा होगा? क्या युवाओं को न्याय मिलेगा? हाँ साथियों, मिलेगा। क्योंकि आपने देखा हो राहुल गांधी जी की भी यात्रा, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की युवा जन आक्रोश यात्रा, तमाम नेता यात्राएं निकाल रहे हैं। क्योंकि वो यात्रा निकालते हैं, उनको पता है यात्रा का परिणाम लोगों को जोड़ना, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए मजबूती से संघर्ष करना। और ये हमारी युवा आक्रोश महारैली युवाओं का भविष्य बचाने के लिए, ये एहसास कराने के लिए कि ये युवा जाति और धर्म के आधार पर नहीं वोट करेंगे, इस बार वोट करेंगे पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवा बेरोजगारों की भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। और एहसास हो गया है सरकार को भी कि हाँ युवा आक्रोशित है, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो युवाओं के लिए कुछ करना हो। मेरे को सुनने में आया कि सरकार इस विधानसभा सत्र में एक और एक्ट ला सकती है। मैं तो मांग कर रहा हूं ऐसा कानून लेके कि उसकी 12 महीने 2 साल तक जमानत नहीं हो सके तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। ये मैं आक्रोश महारैली में लगातार मांग कर रहा हूं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा, मांग करूंगा, बीजेपी के नेताओं से अपील करूंगा कि संसद में वो भी कानून लेके आए। ये उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। युवाओं के सपनों के हत्यारे हैं, इस पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक पार्टी को युवाओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और होगा, मेरे को सुनने में आया, मुझे मैसेज मिला कि युवा आक्रोश रैली निकाल लो, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने संपर्क किया, तो आगे या विधानसभा सत्र कानून पहले भी लेके आए थे, जो आप कानून लेके आए थे गैर जमानती कानून कि 10 साल की सजा होगी, करोड़ों रुपए का रुपए जुर्माना होगा, संपत्ति जब्त होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नया कानून आने के बाद एक नहीं 4 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। कानून आने के बाद कांस्टेबल का, वन रक्षक का 6 परीक्षा करने टेक्निकल हेल्पर के, जहां वो टेक्निकल हेल्पर जो पकड़े गए थे आज वो वापस कोचिंगों में पढ़ा रहा है, वापस आ गए वो बार। और उसके बाद आप देख लीजिए सेकंड ग्रेड का, तो आखिरकार नया कानून आया था, उनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुई? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसका संचालक जेल के अंदर है, तो उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं? उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए था, चलाइए बुलडोजर। तो साथियों, इसका जब हमने अधिकारियों के सामने बात रखी, सरकार के सामने बात रखी, बोले कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, संपत्ति जब्त वाली जो कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कानून लेके आइए, 1-2 साल तक उसकी जमानत नहीं हो, फिर वो अंदर पड़ा रहेगा, जब तक कानून प्रक्रिया 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 6 महीने, 10 महीने में वो प्रक्रिया आप पूरी कर लो। कितना समय लगता है? वो संपत्ति जब्त कर दो, चला दो बुलडोजर, आप तोड़िए उनकी कमर। इसलिए ये मेरे युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाने के लिए, अरे नीट लेवल 2 के सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लेकिन आने वाले 48,000 शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम है उनका भविष्य बचाने के लिए 1 लाख पदों पर जो भर्तियां अभी प्रोसेस में सीईटी होने वाली है, और 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के करीब भर्तियों की घोषणा इस बजट में होने वाली है। उन भर्तियों को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जगह जगह भटक रहा हूं, सड़कों पर उतरा हूं। जो नेता युवा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, युवा के हितैषी बताते, कहां छुप गए? रजाई ओढ़ के सो गए। और ये टी शर्ट के लिए मुझे कई लोग मीडिया वालों ने पूछा, साथियों मैं भी आपको बता दूं, ये टी शर्ट जब मैंने बयान देखा राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसानों के बेटे और बेटियों को देखा है, वो एक शर्ट एक टी शर्ट में रहते हैं और उनका दर्द देखकर मैं टी शर्ट में हूं। मैंने भी कहा कि टी शर्ट में आपने उनका दर्द जाना कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान के युवा दुखी और परेशान है, तो मैं टी शर्ट पहन लेता हूं, शायद आपको युवाओं का दर्द का भी एहसास होता है। तो मैं लगातार कई दिनों से मैं इस टी शर्ट के अंदर रहता हूं, सर्दी में टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनता। पता तो चले दर्द, मेरा युवा कितना परेशान है। 2 साल तक तैयारी करता, 3 साल तक तैयारी करता, पेपर लीक, रद्द, आखिरकार युवा कहां है? यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू होता कि वो भी कहें, केंद्र सरकार भी एक सख्त कानून लेकर आए, डर अपराधियों में होना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं, और ये युवा आक्रोश महारैली, अपने जोधपुर की ऐतिहासिक रैली, हर जगह युवा सड़कों पे आ रहे हैं।
साथियों, रैली में जो नेता रैली कर रहे हैं, पार्टियों की रैली होती है, उससे भी बड़ी रैली हो सकती है। लेकिन ना मेरे पास टेंट है, नहीं मेरे पास बस है, नहीं मेरे पास खाने और नाश्ते की व्यवस्था है। मेरे युवा बेरोजगार आते हैं खुद के किराए से, वो भी कहां से किराए लेके आए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में आकर एक मैसेज दे रहे हैं कि देख लीजिए युवा कमजोर नहीं है, ना उपेंद्र यादव अकेला है। तो साथियों, सिस्टम में सुधार सरकार को करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, मूल अभ्यर्थी जो बिठाने वाला है, उसको डमी अभ्यर्थी को आजीवन डिबार किया जाना चाहिए। यह मांग हम लगातार कर रहे हैं। जो कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको निलंबित नहीं, उसको बर्खास्त किया जाए और संपत्ति भी उसकी जब्त की जाए। वो पेपर लीक के दोषी है, वो आजकल बहुत होशियार हो गए हैं। वो अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदार परिवार के नाम से नाम करा रखे, खुद के नाम से नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी संपत्ति क्या जब्त होगी, क्या बुलडोजर चलेगा। जांच करिए और जो उसकी संपत्ति उसके परिवार रिश्तेदार के नाम से है उसको भी जब्त करिए। ऐसा कानून में आप सम्मिलित करवाए, यह मांग भी हम कर रहे हैं। हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। अरे आप प्रिंटिंग प्रेस खुद की लगा लीजिए, और जो 150 लोगों की टीम है जो पेपर छापने से लेकर पेपर बनाने तक जो काम करती है, आप उसको 1 महीने 2 महीने वहीं रखिए। 12 महीने की सैलरी दे दीजिए एक साथ, 2 महीने वहीं रखिए। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है। जब तक भर्ती परीक्षा का काम नहीं हो जाए वो वहीं रहे। घर वालों से बात करवाए ना तो लैंडलाइन से बात करा दो, सुरक्षा बात करा दो कि हाँ वहीं रहे, और 10 महीने वो चल जाए, इसको 12 महीने की सैलरी, क्योंकि उनको वहीं रखो, अंदर रखो। सारी पेपर बनने से लेकर भेजने तक उसकी रिकॉर्डिंग हो। और आर्मी को दे दीजिए, मेरे आर्मी के जवान सुरक्षा करेंगे। उनको मान लीजिए सुरक्षा में कमी, उनको दे दीजिए, हवाले कर दीजिए। लेकिन मेरा युवा बेरोजगार का भविष्य बचना चाहिए। ये लगातार हर जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं हम। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए। 24 तारीख को बस पकड़ी गई। सवाल यह है कि वो बस की जो फोटोज आ रहे हैं वो टोल टैक्स से गुजरती है, कितने चक्कर लगाए, इसमें कौन कौन बैठे थे, उनको क्यों बचाया जा रहा है। सुरेश ढाका पेपर लेके किससे आया था, कौन सरगना, उसको क्यों बचाया जा रहा है। उन दोनों को पकड़ा जाए और खुलासा किया है कि पेपर कहां से आया था, मुख्य सरगना कौन है, उसका खुलासा हो, उसको भी जेल में डाला जाए। और मुझे लगता है सरकार को इन सारी भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दे देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ कितने माफिया है, कितने सरगना है, और उनको समर्थन और उनको संरक्षण कौन दे रहा है, वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप सीबीआई को इसको जांच दे देनी चाहिए। यह मांग भी हम लगातार कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, जिसे पता तो चले कि कौन सरगना है। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों का हाथ है, उनका संरक्षण प्राप्त है, तभी वो थाईलैंड नेपाल पता नहीं कहां कहां भागे, और आज तक जो अपराधी पकड़े गए अधिकतर जेल से बाहर आ गए। युवा बेरोजगारों के सपनों को बेचने वाले, धोखा करने वाले आज जेल से बाहर आ गए, फिर सपनों को बेचेंगे। लेकिन ऐसा बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसलिए जगह जगह युवा आक्रोश महारैली निकालकर हम संघर्ष करें, और 23 जनवरी को एक बार फिर घेराव कर रहे हैं। साथियों, मैं चर्चा गुजरात आंदोलन से लेकर मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये दर्द मैं आपके सामने से ले रखा हूं कि लोगों को पता चले। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब आप जयपुर नहीं हो, हम आपसे मिलने आए, इस भर्ती के लिए मिलने आए, इस भर्ती के लिए मिलने आए। मैं कहता हूं मैं रैली में हूं। उनको लगता है कि मैं बाहर घूमने गया हूं। नहीं भाई, मैं उन युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाने गया हूं, उनकी आवाज बुलंद करने गया हूं। उन माफियों के खात्मा के लिए मैं सड़कों पर उतरा हूं, पैदल चलता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, युवाओं से संवाद करता हूं, क्योंकि मेरा युवा बेरोजगारों का भविष्य बच सके। इस लाइव को वो देख रहे हैं जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो इस लाइव को जरूर समझेंगे कि हाँ कोई व्यक्ति हमारे लिए सड़कों पे भी उतरता है, जेल भी जाता है, अनशन भी करता है, लाठियां भी खाता है। और जो युवाओं के नाम पे जो वोट मांगते हैं, जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, युवाओं के लिए बोलते हैं, वो आज कहां गायब हो गए, क्यों सड़कों पे नहीं उतर रहे, क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे। बहुत एमएलए है इस समय तो जो सत्ता में है, और एमएलए को भी बोलना चाहिए, जो अधिकतर युवा है, जो 40 साल से जो उम्र तक के जो युवा हैं, उनको तो युवाओं का दर्द जानना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल पा रहे वो लोग, उनको बोलना चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए बोलना चाहिए। अन्यथा युवाओं के नाम पे आप अभिशाप होंगे, क्योंकि युवा आपको पूछेगा, कल आप वोट मांगने जाओगे तो वो पूछेगा आपने मेरी युवा के भविष्य के लिए क्या किया, पेपर लीक हुआ क्या किया। जब उपेंद्र यादव चिल्ला रहा था
क्या हुआ? उपेंद्र यादव को पकड़े जेल में डाल दिया। लेकिन सोचिए, जानिए, समझिए, जिसको जेल में डाला वो बाहर आया और फिर लड़ रहा आप लोगों के लिए, और ना जाने कब मुझे वापस जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैंने वादा किया था कि अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं माफियों से भी लड़ रहा हूं, सरकारें किसी भी पार्टी की हो, पिछली सरकार में भी मैं लड़ाई लड़ रहा था और वर्तमान सरकार में भी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई माफियों के खिलाफ, मेरी लड़ाई गलत और इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई पेपर माफिया और जो गठजोड़ में लिप्त वो माफिया और इस सड़े हुए सिस्टम से है, और जिसको मैं अंतिम सांस तक इसमें सुधार करने के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बहुत मैसेज आ रहे हैं, पीछे मैं देख रहा हूं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बड़ी आस में मैसेज आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं इनकी पीड़ा जानता हूं। कोई प्रयोगशाला साई के लिए मैसेज कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड के लिए कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहा है, मैं देख रहा हूं, कोई पीटीआई के लिए कर रहा है। अरे मैं जानता हूं, कई मैसेज ऐसे आते हैं, उपेंद्र यादव जी आपके साथ हमने ये संघर्ष किया, वो किया। अरे भाई, आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति, एक युवा आपके साथ है जो हमेशा धरातल पे, सड़कों पे रहता है। मैं प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, लट खा सकता हूं, जेल जा सकता हूं, जान दे सकता हूं, काम तो सरकार को करना है। मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। गुजरात में हम 38 दिन तक पड़े रहे, मुख्यमंत्री जी से वार्ता, उनके आश्वासन को, उनके विश्वास में वापस लौटे। फाइनल मीटिंग होनी थी, आज तक नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं, अब वो बुलाए तब मैं जाऊं ना, वो बुलाए नहीं रहे, वार्ता कर नहीं रहे। मैं मैसेज कई बार छोड़ चुका हूं, आप इंतजार कर रहे हो, वैसे मैं भी इंतजार। ये मैसेज उन युवाओं के विश्वास के आ रहे हैं। मैं हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूं, लड़ूंगा, हर व्यक्ति के लिए जाऊंगा, लेकिन इस फिलहाल मैं माफिया और इस गलत सिस्टम से लड़ रहा हूं। मैं तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप अलग अलग जैसे मैसेज कर रहे हो, आप पीड़ित हो, दुखी हो, अरे आ जाओ 23 तारीख को हम सब मिलकर लड़ेंगे। वो लड़ाई उपेंद्र यादव के लिए, आप सब युवाओं की लड़ाई है, जिसका परिणाम निकलवाना है उसकी लड़ाई है, जिसकी एग्जाम करवाना है उसकी लड़ाई है, पेपर माफिया से लड़ने की लड़ाई है, भविष्य बचाने की लड़ाई है, सीबीआई जांच की लड़ाई है, भर्ती निकलाने की लड़ाई है। अरे आ जाओ, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। जब आप हजारों लाखों की संख्या में आओगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, सिस्टम को उनको सुधारना पड़ेगा। युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग की बड़ी आवश्यकता है। क्यों है जानिए आप। कई लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव इसलिए मांग कर खुद बढ़ना चाहता है। अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लिखित स्टाम्प पे दे दूंगा, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मेरा बेरोजगार भटकता है। बीएसटीसी के परिणाम गड़बड़ी हो, बीकानेर बैठे रहे, कोई नहीं सुना। आज कोई हाईकोर्ट के आदेश, एक कमेंट आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कहां जाए। एक आयोग, एक बोर्ड होगा, वो वहां जाके प्रार्थना पत्र देगा, संबंधित अध्यक्ष, संबंधित मंत्री उससे और संबंधित आईएएस अधिकारी साथ बैठेंगे, बुलाएंगे, उसकी समस्या का हल करेंगे। मेरा बेरोजगार जानने का अधिकार चाहता है कि मेरे साथ की अन्याय क्यों हो रहा है, मेरा परिणाम कब आएगा, एग्जाम कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। ऐसा एक सिस्टम स्थापित करे, वह प्रार्थना पत्र गए, वो बुलाए। आज वो भटक रहा है, कभी बीकानेर, कभी आरपीएससी, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी हाईकोर्ट, कभी सचिवालय। अरे भटकता ही रहेगा कि युवा आज दुखी और परेशान है। इसलिए मैं आयोग की मांग कर रहा हूं। जब आयोग बन जाएगा, ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, ना राष्ट्रीय बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। मेरा युवा जाकर कहेगा कि मेरा दर्द यह है, मेरी पीड़ा यह है, इसका निदान करिए। जब वो आज सामने बैठा आईएएस अधिकारी, सामने बैठा मंत्री, सामने बैठे वो कर्मचारी, सामने बैठा पीड़ित बेरोजगार, जब सबके सामने फैसला हो जाएगा तो मेरा युवा कहेगा हाँ मुझे न्याय मिल गया। अरे परिणाम नहीं आ रहा तो बताइए परिणाम क्यों नहीं आ रहा, कितने दिन लगेंगे, ये जानने का अधिकार है मेरे युवा को। भर्ती कब आएगी, तैयारी करें या न करें, एग्जाम कब होगी, ये जानने का अधिकार है मेरे युवाओं को। कमेंट आ रहे हैं कि मेरा प्रयोगशाला साई का परिणाम कब आएगा, बता दीजिए प्लीज। पीटीआई का कब आएगा, मेरे फायरमैन का परिणाम कब आएगा, मेरे पीटीआई का कब आएगा, मेरा फर्स्ट ग्रेड का कब आएगा। आज ये बिल्कुल देखो, ये देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं युवाओं की आवाज उठा तो मंत्री कहते हैं उपेंद्र यादव क्यों लेके। अरे इतना ही डर लगता है जो उपेंद्र यादव से, आप निकाल दो यार, उपेंद्र यादव को डर लगने लग गया। वीडियो भर्ती के लिए जाके 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने में वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई। मैं घर जाके बैठूंगा, तुम्हें जो करना कर लेना, मेरी खुली चेतावनी, मैं जाके दरवाजे बैठूंगा अभ्यर्थियों के साथ। उस दिन तो मैं इसलिए चुप था कि इनका जिला आवंटन होकर इनकी ज्वाइनिंग हो जाए जल्द से जल्द। आपने वादा किया, मीडिया में बोला, मीडिया में छपा भी है वो, क्या बजट में कह रहे हैं युवाओं के लिए, हम कह रहे हैं बजट में हम मांग रहे हैं कि ऐसा सिस्टम स्थापित करिए कि पेपर लीक नहीं हो,
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो आएगी, थर्ड ग्रेड की भी घोषणा कर रहे हैं। भाई आपने 6000 पद कम कर दिए, तो फिर बोले कि नहीं, जब इनकी ज्वाइनिंग होगी, जब तक पद खाली हो जाएंगे तो उस समय बाद में करेंगे। बोले कि अभी तो पद खाली नहीं सरप्लस चल है, बाद में हम 5-10 हजार पदों पर थर्ड ग्रेड जो है ना एक और भर्ती की हम करवा सकते हैं। तो एक और थर्ड ग्रेड भर्ती की भी घोषणा इस बजट में होगी, सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा पदों की घोषणा की जाए, कि बहुत पद रिक्त है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भर्ती की घोषणा होगी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संस्कृति विभाग की है वो कैबिनेट में अप्रूवल उनको मिलना बाकी है, तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई है। आने वाली कैबिनेट में या उससे आने वाली कैबिनेट में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की जो नियम बना है उसको अनुमोदन कैबिनेट से होने के बाद राज्यपाल मोदी से अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि बजट में इस भर्ती की घोषणा हो जाएगी। चिकित्सा विभाग में सूचना सहायक भर्ती की घोषणा होगी। साथियों करूंगा संगणक भर्ती बजट में घोषणा होने की संभावना अधिकारियों ने बताई है। जब मैंने मांग रखी संगणक की रखी है। स्टोनो की भी बजट में घोषणा होगी। RS SI खर्चे परीक्षक LDC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड बता ही दिया। ये कई चीजों की भर्ती इसमें बजट में घोषणा होगी, नहीं भर्ती होगी। जो नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया का जो मामला है उसमें 2011 से या 13 से पहले की बात है, 11 से पहले की बात होगी। उससे पहले जिन लोगों ने जामिया से जो डिग्री ली थी उनको वैलिड माना गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और बाद वालों को अनवैलिड माना गया था। लेकिन बताया जा रहा है नर्सिंग भर्ती 2018 में जो बहन है वो पहले की है, उनका चयन हुआ, उनकी सीटें वैकेंट है। सबसे बड़ी बात एकल पीठ से लेकर डिवीजन बेंच तक हाई कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। ये इन्होंने मंत्री जी के बंगले पे भी धरना दिया, पूरे कोशिश के लिए पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो इन लोगों को भी न्याय मिले तो जो 23 तारीख को इन बहनों को न्याय दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये बहनें और ये साथी 23 तारीख को आप लोग पहुंचे, आपके लिए भी फाइनल इमेज है, क्योंकि आप लोग भटक चुके, सब जगह जा चुके और आपको केवल अभी तक न्याय नहीं मिला। सीटें वैकेंट है, उसके बावजूद भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ। तो मैं पूरा साथ दूंगा और आपके लिए न्याय के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। साथियों राजस्थान में फर्जी डिग्री डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट इसका बड़ा व्यापार चल रहा है, तो रुकना चाहिए। वो 12 बोरे पकड़े गए, उसका खुलासा होना नहीं चाहिए क्या? उस बोरे में किसकी डिग्री डिप्लोमा है बताइए। इन्होंने किस किस को डिग्री डिप्लोमा बांटा है, किसको दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया, जांच करवाइए, उनको बात करिए, उनसे नीचे वाला व्यक्ति को लीजिए। इन माफियों को, यही तो कमी है हमारे कानून में, यही तो घटिया सिस्टम है। सिस्टम में सुधार होना चाहिए भैया, क्योंकि 12 बोरे मिले हैं तो उसमें डिग्री डिप्लोमा किसका है? क्या इसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए आप। खुलासा इसका भी होना चाहिए। और आज तक कितने बोरे भर भर के किसी को डिग्री डिप्लोमा दिया है और कौन कौन नौकरी लगे, उसका खुलासा भी होना चाहिए। ये मांग मैं राज्य सरकार से करता हूं। और जो लगे उनको बात करिए, और जो नीचे जो कुछ पॉइंट नंबर से रहेगा उनको अंदर करिए। फर्जी बाहर होना चाहिए, योग के अंदर होना चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों कोचिंग का जो कानून आ रहा है, मैंने कई बार पहले भी ट्वीट किया था। कई लोग फीस लेते भग जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, फैकल्टी दिखाते दूसरी, अंदर दूसरी फैकल्टी उनकी। ये कानून अच्छा आ रहा है।